ओके, तो मैंने एक रैंडमली कंपनी खोली है पीआर इंडस्ट्रीज। इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसमें इन्वेस्टेड हूँ या आपको बोल रहा हूँ इसमें इन्वेस्ट करो, हो सकता हूँ नहीं भी हो सकता हूँ, दैट इज़ नॉट द क्राइटेरिया ओवर हियर। द क्राइटेरिया इज़ एक रैंडम कंपनी खोली है एंड दिस स्क्रीनर बहुत फेमस वेबसाइट है, सबको पता ही है। इसका स्ट्रक्चर भी मोर और लेस सबको पता ही है। अभी स्क्रीनर ने एक नया टूल, एक फीचर लॉन्च किया है, ये नोटबुक। लॉगिन करने के बाद अगर मैं ये नोटबुक पे क्लिक करता हूँ, सो आई कैन टेक नोट्स ओवर ईयर, माई बुलिश व्यूज़ और माई बेरिश व्यूज़। सो जो भी मुझे लिखना है मैं अपने थीसिस यहाँ पे लिख सकता हूँ, रादर देन राइटिंग इन अ बुक और कॉपी और पेन और एनी मेकिंग अ नोट इन माई कंप्यूटर। तो जहाँ भी मैं स्क्रीनर को एक्सेस करता हूँ, मेरे मोबाइल में, मेरे टैबलेट में या कंप्यूटर पे, सो दिस इज़ वन वेरी गुड फीचर विच दे हैव रिसेंटली लॉन्च, राइट। सो लॉगिन करने के बाद आप अपने कस्टम रेशियोज़ बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। इसके बहुत सारे वीडियोस हैं, हाउ टू डू इट, हाउ नॉट टू डू इट, दैट इज़ नॉट आवर एजेंडा। मैंने ये कुछ कस्टम रेशियोज़ यहाँ रखे हैं जो विच सूट्स नाइस टू मी। इफ़ यू लाइक यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दीज कस्टम रेशियोज़ एंड यू कैन सेट दीज कस्टम रेशियोज़ व्हेन यू लॉग इन टू स्क्रीनर। ज़्यादा कुछ नहीं है, मार्केट कैप है, प्राइस है, हाई लो है, स्टॉक का पी है, बुक वैल्यू है, डिविडेंड यील्ड है, ROC है, ROE है, फेस वैल्यू है, प्लेज परसेंटेज ऑफ द प्रोमोटर है, डेटर डेज है, डेज पेएबल है, डेप्ट टू इक्विटी, प्राइस टू सेल्स, CROIC आगे चल के देखेंगे क्या है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो डोंट वरी अबाउट इट। इंडस्ट्री पी ही, प्राइस टू अर्निंग्स दोबारा वही चीज़, सेम चीज़ आ गई। चेंज इन प्रमोटर होल्डिंग लास्ट 3 years, इन्वेंट्री डेज, ROIC, कैपिटल एम्प्लॉयड, PEG रेशियो, प्रमोटर होल्डिंग, EPS, interest coverage, enterprise value, ROA of previous year, return on assets of this current year, price to book value, face value again which is the same thing, I will have to remove this, and EBIT। ये मेरा चार्ट है, मैं इसको 2 साल 3 साल कैसे भी इसको देख सकता हूँ। इट्स अ सिंपल चार्ट जो स्क्रीनर देता है। इसमें आपको वो पी रेशियो और वो सब चीज़ें भी आ जाएगी। ये भी उन्होंने एक अच्छी चीज़ लॉन्च करी है, यू विल गेट द सेल्स एंड द मार्जिन एज अ पिक्चोरल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। दिस इज ऑल्सो गुड एंड दिस इज द पी रेशियो ऑफ द स्टॉक विद द TTM EPS। प्रोज एंड कॉन्स आप ज़रूर पढ़िए। ये पेयर कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको कैसे शीट में कैसे इंकॉर्पोरेट करना है और क्या स्टडी करना है वो भी एक कॉल में डिस्कस करेंगे। सो दीज आर माई क्वार्टरली रिजल्ट्स एंड आई होप आप सब लोगों को क्वार्टरली रिजल्ट्स देखने आते हैं और आप देख चुके हैं पहले और बहुत सारे नंबर्स को स्टडी कर चुके हैं। कोई ऐसा है जिन्होंने क्वार्टरली रिजल्ट्स कभी भी नहीं स्टडी किए हैं यहाँ पर, तो प्लीज़ बताइए। आप लोगों में से कोई ऐसा है? क्योंकि मोस्टली आई नो एवरीबडी ट्रैक्स द क्वार्टरली नंबर्स एंड स्टडीज द क्वार्टरली नंबर्स। We are around 20 plus members, so anybody here who's never seen quarterly numbers, please, if you have seen then that is good। मेरी आवाज़ प्रॉपर है ना? Am I not sounding too low or too high? No, it's perfect, sir. It's perfect. Okay, so looking at these quarterly numbers, ये दिसंबर 18 से लेके सितंबर तक के क्वार्टर हैं। कोई मुझे फटाफट काउंट करके बता सकता है ये कितने क्वार्टर के नंबर्स होंगे? Anybody? 12. 10 quarters. 12 क्वार्टर्स। 12 क्वार्टर्स में कितने साल हो गए? 3 years. 3 years। तो मेरे पास 3 साल का क्वार्टर बाय क्वार्टर का डेटा यहाँ पर मुझे मिल गया है। ये मेरा सेल्स है ना, सेल्स कितना मेरा ग्रो किया। अब आई एम नॉट टू श्योर ये प्रीमियम वर्जन में बताएगा या फ्री वर्जन बताएगा, दैट आई विल हैव टू चेक। कितना सेल्स मेरा कितना परसेंट से ग्रो कर रहा है या डी ग्रो कर रहा है, ये वो चीज़ आ गई ना। सेल्स बनती कैसे है? सेल्स के 2 कंपोनेंट्स हैं, प्राइस पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, राइट। कितना मैंने प्रोडक्ट बेचा इनटू नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, वेरी बेसिक थिंग ऑफ द P&L स्टेटमेंट। उसके बाद मेरे खर्चे कितने लगे, मेरे मटेरियल की कॉस्ट कितनी लगी, मेरी एम्प्लॉय कॉस्ट कितनी लगी। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन। इसको आप एबिट बोलो, इसको आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलो, हिंदी में आप इसको कामकाजी मुनाफा बोलो, सब एक ही बात है, राइट। सो माई सेल्स in the last 10-12 quarters from 700 crores has gone up to 1300 crores।
मोटा मोटा मेरी सेल डबल हो गई है लास्ट 3 साल में, लेकिन मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है फ्रॉम 150 दिस ऑल्सो हैज़ डबल, राइट। सो इट्स गोइंग इन टैंडम, तो काफ़ी सस्टेनेबल जा रही है। दिस इज़ माई ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, दिस इज़ माई ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, राइट। अदर इनकम, मेरे पास कोई म्यूचुअल फंड है या किसी सब्सिडी से डिविडेंड आ रहा है या कहीं से मेरे को अदर इनकम आ रही है विच इज़ नॉट इन माई कोर बिजनेस, दिस इज़ माई अदर इनकम। एबिट का फॉर्मूला जो होगा, एबिट के अंदर ही अदर इनकम ऐड होगी, बट आई रियली डोंट ऐड अदर इनकम टू द एबिट, बिकॉज बिजनेस का कोर फंडामेंटल प्रॉफिट क्या है वो जानने के लिए। इंटरेस्ट जो मैंने बैंक से कर्जा ले रखा है, मैंने को कितना उसको ब्याज देना है। डेप्रिसिएशन, जो मेरे एसेट्स हैं कितने वेयर एंड टेयर कितने ख़राब हो रहे हैं ड्यूरिंग द ईयर, दिस इज माई प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसमें से मैंने कितना परसेंट गवर्नमेंट को टैक्स दिया। नाउ दीज टैक्स परसेंटेज कुड बी fluctuating up and down depending upon deferred tax, depending upon some options given by the government for paying some less tax। उसके बाद मेरा नेट प्रॉफिट और ये मेरा EPS। नाउ दीज रॉ PDFs आर अनदर गुड फीचर बाय स्क्रीनर, जहाँ पे हमारे को ये पता चलता है कि वो जो कंपनी का रिपोर्टेड रिजल्ट है एक्सचेंज में वो फाइल कहाँ लिंक्ड है, उसमें और हमारे को अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, ठीक है। तो आई विल डाउनलोड दिस शीट ऑफ PI इंडस्ट्रीज एंड आई विल बी शेयरिंग दिस शीट विद एवरीबडी। दिस इज द क्वार्टरली शीट। आई होप द स्क्रीन इज एक्सेल इज विजिबल। एक्सेल दिख रही है आपको? Yes, sir. Yes. जहाँ पर सेल्स बढ़ी है पिछले साल के कंपैरिजन में, वहाँ पे कलर आपको ग्रीन आएगा। जहाँ पे सेल्स कम हुई है पिछले साल के कंपैरिजन में, वहाँ पे आपको कलर रेड आएगा। वेरी सिंपल एंड वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ये जो दो लाइंस हैं ये आपको सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर, पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में कितनी एब्सोलूट नंबर से बढ़ी या घटी, ये वो चीज़ है। एंड सिमिलरली उसका परसेंटेजेस, ये चीज़ें आपको बार बार कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, सिंस एक्सेल हैज़ द फीचर्स, सो वी हैव ऑलरेडी डन दिस इन एक्सेल। ये डेटा हमने इस डेटा शीट से उठाया हुआ है, ये क्वार्टरली नंबर से, इस डेटा शीट से उठा के ये क्वार्टरली शीट बनाई है, राइट। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है मेरा सेल्स माइनस मेरा खर्चा, वो मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया। ये उसी चीज़ का मार्जिन हो गया। मैं हर चीज़ को सेल्स से डिवाइड करता जा रहा हूँ, पहले भी बात कर चुके हैं इस बारे में, आपको पता ही है। इसको कॉमन साइज ऑफ द P&L स्टेटमेंट या बैलेंस शीट बोलते हैं। हर चीज़ को आप सेल से डिवाइड करोगे, इंटू 100 करोगे, आपका रेशियो आ जाएगा। दिस इज़ माई ऑपरेटिंग प्रॉफिट। नाउ दिस इज़ माई ऑपरेटिंग प्रॉफिट, दिस इज माई ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, एंड दिस इज़ माई कितना मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्यों ग्रो कर रहा है। ये जो सेगमेंट आपको मिलेगा इसमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर के सारे कैलकुलेशंस मिलेंगे, नीचे चल के आपको ईयर ऑन ईयर के सारे कैलकुलेशंस मिलेंगे। एक क्वार्टर से दूसरे क्वार्टर में कितना परसेंटेज से मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रो किया। अभी मैंने ऑपरेटिंग प्रॉफिट को अगर सेल से डिवाइड किया तो ये मेरा मार्जिन आ गया। इस कंपनी के पास काफ़ी सस्टेनेबल मार्जिन है पिछले 10-12 क्वार्टर में। तो कभी महंगाई हो जाती है, कभी इन्फ्लेशन हो जाती है, कभी फॉरेक्स का चक्कर बढ़ जाता है, कभी रॉ मटेरियल कॉस्ट ऊपर नीचे हो जाते हैं, बट दे आर वेरी मच एबल टू मेंटेन गुड मार्जिन्स, इसमें ज़्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं है। सो कैन एनीबडी टेल मी व्हाई द मार्जिन वेंट डाउन टू 19% ओवर ईयर? विदाउट लुकिंग एट द नंबर। हाँ, कोविड सेल्स कम हुए। सेल्स कहाँ कम हुए सर? सेल्स तो 1197 है, पहले 1162 थे। नहीं सॉरी। बढ़ गए। Expenses increase from 887 to 970. एक्सपेंसेस आपके ज़्यादा इंक्रीज हो गए एज कम्पेयर टू योर इंक्रीज इन सेल्स। सो फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, Yeah. can I see over here my sales grew by 3%, right, and my operating profit fell by minus 17%. जहाँ तक हम देख रहे थे कि वो सस्टेनेबिलिटी चल रही है, एक्सपेंसेस अगर अब मैं इसका Yeah. अगर मैं इसका परसेंटेज निकालूँ, आई कैन डू 970 डिवाइड बाय 887 विच इज़ मोटा मोटा 9%, -1 करूँगा तो 9%। माई सेल्स ग्रू बाय 3%, माई एक्सपेंसेस ग्रू बाय 9%। सो वी हैव टू लुक फॉर दिस थिंग। ये हालांकि एक बहुत छोटी सी चीज़ है, कोई ज़्यादा बड़ा कुछ है नहीं इसमें का,
वी हैव टू लुक फॉर दीज anomalies in the numbers always. This is just one simple example. Coming down, now this is my delta change of expenses quarter on quarter जो हम बात कर रहे थे, राइट. डेल्टा चेंज ऑफ एक्सपेंसेस क्वार्टर ऑन क्वार्टर मतलब मेरा पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में मेरा सेल एक्सपेंसेस कितना बढ़ा या घटा. 715, ये दिस इज़ ये नंबर राउंड ऑफ किया हुआ है, ये राउंड ऑफ नहीं किया हुआ है, इसलिए आपको थोड़ा सा एक पॉइंट्स में फिगर आ रहा है. 715 माइनस 602 इज़ 113, राइट. दिस इज़ माइनस 51. नो डेल्टा चेंज इन एक्सपेंसेस क्वार्टर ऑन क्वार्टर आइडियली आपको नंबर्स में, रिपोर्ट्स में या फाइनेंशियल नंबर्स में नहीं मिलता है. दिस इज़ जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि मेरा एक्सपेंस कितना बढ़ा, उसके सामने मेरी सेल कितनी बढ़ी, विच इज़ दिस नंबर, राइट. दिस इज़ देयर. अगर मेरा खर्चा 83 करोड़ से बढ़ा और मेरी सेल सिर्फ 35 करोड़ से बढ़ी, कमिंग बैक ओवर ईयर, मेरी सेल 205 करोड़ से बढ़ी, मेरा खर्चा 162 करोड़ से बढ़ा. सो वेयर आर द मिस प्राइसिंग्स, दोनों के मिलते जुलते नंबर होने चाहिए. यहाँ मेरी सेल्स 98 करोड़ से बढ़ी और मेरा खर्चा सिर्फ 46 करोड़ से बढ़ा, ऑटोमेटिकली आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा. सो वाई द कंपनी हैज़ बीन एबल टू डू दिस, वाई द कंपनी सफर्ड ओवर ईयर, वाई द एक्सपेंसेस वेंट डाउन, राइट, एंड द सेल्स वेंट डाउन जस्ट बाय 3 करोड़, बट द एक्सपेंसेस वेंट डाउन बाय 24 करोड़. तो टेंटेटिवली समझने की बात है कि माई सेल्स एंड माई एक्सपेंसेस और माई ऑपरेटिंग प्रॉफिट विल शूट अप मच फास्टर देन माई सेल्स, डेल्टा चेंज इन सेल्स, एंड इट माइट ड्रॉप मच फास्टर देन डेल्टा डी ग्रोथ इन सेल्स. डेल्टा मीन्स चेंज इन नंबर्स. वाई सो? कैन एनीबडी टेल मी वाई सो? Why these kind of things happen generally? So, because there are fixed charges which are to run any operation. Every company has some fixed charges, Yes. maybe employees and some other things, Yes. which will remain constant though the sales goes up or goes down. Sir, one So that may be the reason, that's why. sir, one slight caveat over here is, जो फिक्स चार्जेस आपने जिस चीज़ की बात करी वो आपने सही बोला. फिक्स चार्जेस जो होते हैं वो आपकी ये 2 लाइन होती हैं, और जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के ऊपर ये जो लाइन होती हैं, दीज आर योर चार्जेस पर यूनिट. नाउ एम्प्लॉय कॉस्ट इज वेरिएबल. इट कैन बी इन अ वेरिएबल कॉस्ट ऑल्सो, इट कैन बी इन फिक्स कॉस्ट ऑल्सो. इट इज़ वेरी सब्जेक्टिव थिंग. जो मेरा फिक्स चार्ज है, आप किसी भी बुक में या किसी भी अकाउंटिंग बुक में देखेंगे, दीज आर माई फिक्स चार्जेस, दीज आर माई वेरिएबल चार्जेस. दिस इज सब्जेक्टिव मैटर. दिस इज़ अ वेरी सब्जेक्टिव मैटर. भाई मटेरियल मैंने जितना यूनिट बेचा और मेरे पर यूनिट का खर्चा कितना, मटेरियल तो मेरे को उतना ही लगेगा. दिस इज़ नॉट माई फिक्स चार्ज, राइट. नाउ दिस इज़ माई सब्जेक्टिव चार्ज. व्हाट डज कम एक्स्ट्रा ओवर हियर इज, नो दिस इज द थिंग, व्हाट डज कम एक्स्ट्रा ओवर हियर, जो स्क्रीनर आपको शायद क्वार्टरली में नहीं दे रहा. यू विल गेट दिस थिंग इन द P&L yearly numbers. That is my other manufacturing expenses, my selling and administration expenses. Now these are also very subjective. आप इसको पर यूनिट कॉस्ट में डिवाइड करके भी वेरिएबल में ले सकते हो, या आप उसको एज अ टेंटेटिव भी होल अमाउंट लेके फिक्स चार्ज में भी ले सकते हो. These are very subjective. And again we are just doing the very simple basics. कोई भी मम्बो जम्बो क्रंचिंग यहाँ कुछ भी नहीं है अभी के लिए. Now after this, so why this goes down and why the sales goes down, as because of few reasons. When we read the business, understand the business, अब हमारे को समझ में आएगा. Or what we can do is we can go over here to this note and get more details, जो कि मेरा raw PDF है, which will take me to the exchange website. Coming now, this is my delta change of my operating profit QOQ, right? This is my delta change of my operating profit QOQ. यहाँ मैंने क्या करके रखा हुआ है, सॉरी, डेल्टा चेंज नॉट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये सेल्स आएगा यहाँ पर. दिस इज C5 माइनस C13, C5 माइनस C13. ये मेरा QOQ ग्रोथ माइनस ये, मतलब कितना मेरा प्रॉफिट बचा, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये ईयर ऑन ईयर, ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर. दिस इज़ दैट. आपको इसको सेल्स के कंपैरिजन में देखना है, जस्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ बेसिकली हैपनिंग. मैंने
ये नंबर विच इज़ माई ग्रोथ ऑफ क्वार्टर माइनस ये नंबर क्या हुआ है, इसलिए आपको ये फिगर्स इतने ज़्यादा माइनस में दिखेंगे यहाँ पर। दिस इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि एक्चुअली हो क्या रहा है। नाउ कमिंग डाउन टू अदर इनकम, वेरी सिंपल, इसकी डिटेल्स क्या हैं हमारे को रिपोर्ट्स में पता चल सकती हैं। एबिटा वो चीज़ है जो आपको CNBC पे या जितने भी एनालिस्ट हैं वो आपको ये एबिटा नंबर बहुत फोकस करेंगे। नो, आप सब लोग होशियार हैं, एनीबडी कैन गिव मी द डेफिनेशन ऑफ एबिटा एंड हाउ डू वी इंटरप्रेट एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज एबिटा। Earning before interest, tax and depreciation. अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट टैक्स, पर हम ये करते क्यों हैं? इसका 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 इसको हाँ? समझे कैसे, इसका मतलब क्या है? Because इंटरेस्ट और ये सब जो एक्सपेंडिचर होते हैं अभी किसी बिजनेस में होते हैं, किसी बिजनेस में नहीं होते। और मुझे जब ठीक है ये बार मैंने सपोज कोई कैपेक्स किया या किसी बैंक से लोन लिया, तो मुझे देखना है कि मैंने इंटरेस्ट कितना पे किया और मेरा कैपेक्स हुआ, तो कैपेक्स के बाद मेरा डेप्रिसिएशन कितना होता है। बिकॉज आई वांट टू चेक लाइक वन ऑन वन, किसी के साथ में मैच करना है, किसी इंडस्ट्री में होगा किसी इंडस्ट्री में नहीं होगा, तो मुझे उस तरीके से सामने मैच करना है। दिस इज हाउ आई इंटरप्रेट। अभी ये भी You're right, sir. And I'll like to mention one statement given by Charlie Munger and by Warren Buffett over here. They call EBITDA as bullshit earnings. Now, this is nothing personal for anybody. They call EBITDA as bullshit earnings because EBITDA in today's times is being used as a proxy for our cash flows. आप सब लोगों ने सुना होगा प्रॉफिट इज़ सैनिटी और कैश इज़ वैनिटी, ऐसे बहुत सारी कहावतें सुनी होंगी। एबिटा इज़ बेसिकली कॉल्ड बाय द बेस्ट इन्वेस्टिंग लेजेंड्स इन टाइम्स ऑफ हिस्ट्री एज बुलशिट अर्निंग्स। आप बोलेंगे तो मैं आपको ये आर्टिकल भी शो करूँगा जिसमें उन्होंने ये चीज़ को बोला है। एबिटा होता क्या है? अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन और टैक्सेस किसी कंपनी के कम ज़्यादा हो सकते हैं, उसमें आपको नंबर आगे पीछे हो सकता है। इंटरेस्ट किसी ने कर्जा ज़्यादा लिया हो, कर्जा कम लिया हो, उसके हिसाब से इंटरेस्ट आगे पीछे हो सकता है। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन आपके एसेट्स और इंटेंजिबल एसेट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो बेसिकली एबिटा आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि मेरा कोर धंधे से कितनी कमाई आ रही है, विच इज़ ऑपरेटिंग प्रॉफिट, राइट। मेरे कोर धंधे से मेरी कितनी कमाई आ रही है। लेकिन यहाँ छोटी सी एक प्रॉब्लम है जो हमने यहाँ डिस्कस करी थी 2 सेकंड के लिए, वो है ये अदर इनकम। अगर मेरे इस एबिटा के अंदर अगर मेरे इस एबिटा नंबर के अंदर मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट 291 है, दिस इज़ 319 ओवर ईयर। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस? हाँ, अदर इनकम में डिफरेंस आ जाएगा सर। हाँ, अदर इनकम डिफरेंस आ जाएगा। अभी मान लो कि कोई कंपनी कैपिटलाइज कैसे होती है, या तो इक्विटी से या डेब्ट से। मैंने कितना शेयर होल्डर इक्विटी का पैसा है और कितना मेरे पास कर्जा ले रखा है। मान लो मेरे पास 200 करोड़ रुपए कैपिटलाइजेशन में, जो मेरे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में आ जाएगा, जो कि यहाँ आएगा, ये इक्विटी की बैलेंस शीट। मानो ये इसका टोटल 200 करोड़ है, 1 मिनट के लिए मान लेता हूँ। लेकिन मैंने धंधे में सिर्फ 150 करोड़ लगा रखे हैं और 50 करोड़ मैंने बैंक में ऐसे छोड़ रखे हैं, इस पर मेरे को इंटरेस्ट आ रहा है, या मैंने कोई FD करा रखी है या कोई म्यूचुअल फंड ले रखा है। अब वो मेरा कोर धंधा तो नहीं है ना। तो ये जो इनकम है ये मेरी कोर तो नहीं है, कभी आ भी सकती कभी नहीं भी आ सकती। मुझे वो कैश की कभी ज़रूरत पड़ गई कभी नहीं पड़ी। सो एबिटा विल इंक्लूड योर अदर इनकम। दिस विल डिस्टॉर्ट योर थीसिस ऑफ लुकिंग एट द बिजनेस, बिकॉज आपको लगेगा कि धंधा सस्ता है, इतने भाव पे मिल रहा है, इतने मार्केट कैप पे मिल रहा है। बेसिकली यहाँ पर भाव नहीं होता है, यहाँ मार्केट कैप होती है। इतने मार्केट कैप में मुझे धंधा मिल रहा है और जो इतना पैसा मुझे बिफोर इंटरेस्ट एंड बिफोर टैक्सेस कमा के दे रहा है, कोर इनकम। दिस इज द थिंग। व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नंबर टू एनालाइज अ बिजनेस इज दिस नंबर, EBIT, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। अभी EBIT और एबिटा के अंदर क्या डिफरेंस है आपको सामने दिख रहा होगा, कौन बताना चाहेगा?
डेप्रिसिएशन कर जाता है, हम्म? तो डेप्रिसिएशन और एमोटाइजेशन एडेड नहीं है वो सर निकल डेप्रिसिएशन और एमोटाइजेशन क्यों एडेड नहीं वो है? निकल गया। क्यों एडेड नहीं है? सर वो जस्ट एक अकाउंटिंग एंट्री है और कुछ नहीं है। नहीं 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 सर, वो अकाउंटिंग एंट्री तो है, वो तो हम समझ रहे हैं। राजू जी जब आप कोटा में बैठे थे तो हमने डिस्कस करा था कुछ डेप्रिसिएशन के बारे में, आप उसको याद कीजिए, मैं दोबारा बोलता हूँ। सर हर कंपनी में डेप्रिसिएशन जरूरी नहीं होना हो ना हो, क्योंकि अगर वहाँ मैन्युफैक्चरिंग नहीं है तो उसमें कोई मशीन नहीं है तो उसमें कोई अभी डेप्रिसिएशन अभी हम अभी हम अभी हम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की बात कर रहे हैं, बिकॉज दैट इज़ मोस्ट सिंपलेस्ट टू अंडरस्टैंड। अगर मैं प्लेटफॉर्म बिजनेस में जाऊँ या किसी और बिजनेस में चले जाऊँ, फाइनेंस में, एनबीएफसी में चले जाऊँ, वहाँ पे डेप्रिसिएशन का फैक्टर नहीं आएगा। अभी हम मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं। सो वाई एबिट इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन एबिटा? बहुत सिंपल सी बात है। अगर मैं कोई धंधा चला रहा हूँ, मेरे पास कोई फैक्ट्री है, कोई प्लांट एंड यूनिट है जिसके अंदर मैं कोई प्रोडक्ट बना रहा हूँ, उसमें मशीन लगी है जिसके लिए खर्चा मैं पहले के साल में कर चुका हूँ, कैपेक्स कर चुका हूँ, कैश आउटफ्लो कर चुका हूँ, राइट? वो अभी वेयर एंड टेयर हो रहा है, वो अभी ख़राब हो रहा है। अगर मुझे धंधा उसी स्पीड से चलता रहना चाहिए, मेरा धंधा उतना ही पैसा मुझे कमा के देना चाहिए, तो मुझे उस मशीन को, उस प्लांट एंड मशीन को मेंटेनेंस कराना ही पड़ेगा, उसको ठीक करना ही पड़ेगा, है कि नहीं? तो अगर मुझे ठीक करना ही पड़ेगा तो ये जो डीए का कंपोनेंट है, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स की, ये वो चीज़ है जो मैं अपने धंधे से बाहर कभी नहीं निकाल सकता पैसा। समझने की बात है। अगर मेरा डेप्रिसिएशन मानो 10 करोड़ का है, डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन, और अगर मेरी जो प्लांट है वो 10 साल में डेप्रिशिएट हो जाती है, वेरी सिंपल, 10% हर साल मशीन ख़राब हो जाती है, चाहे वो आप उसको अकाउंटिंग एंट्री मानो, चाहे आप उसको रियल फैक्टर मानो, मशीन की लाइफ होती है 2 साल, 5 साल, 10 साल। अगर मेरा 10% मशीनरी ख़राब होती है तो मुझे उसको रिपेयर मेंटेनेंस कराना ही पड़ेगा। अकाउंटिंग एंट्री में उसकी जो भी मैंने, हमारी देसी लैंग्वेज में बोलते हैं कि जो भी मैंने खर्चा किया उससे मेरी एसेट की वैल्यू बढ़ जाती है, बिकॉज वो खर्चा एसेट की वैल्यू में इंक्रीज़ हो जाता है, फिर आगे जाके वो डिप्रिशिएट होता है। तो अगर जब मैं ये डीए का पैसा धंधे से बाहर निकाल के साल के एंड में अपनी जेब में नहीं डाल सकता, मुझे ये पैसा वापस डालना ही पड़ेगा धंधे के अंदर। सो वाई शुड आई फील कि मेरा धंधा मानो 1000 करोड़ की मार्केट कैप का है और 300 करोड़ या 50 करोड़ मुझे कमा के दे रहा है बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, जबकि दिस इज़ नॉट माई मनी विच आई कैन टेक होम, बिकॉज एज अ ओनर ऑफ द बिजनेस, एज ए शेयर होल्डर ऑफ द बिजनेस, आई एम मोर इंटरेस्टेड कि साल के एंड में मैं कितना पैसा निकाल के अपनी जेब में डाल के घर ले जाऊँ जिससे मेरा धंधा डिस्टर्ब नहीं हो। तो मेरे लिए धंधे की जो रियल अर्निंग्स है वो ये है, विच इज़ EBIT। सर एक बार और रिपीट कर देंगे क्या प्लीज? सर रिकॉर्डेड है, आपको मिलेगा सर। रिपीट मैं कर देता हूँ। मानो मेरा धंधा 1000 करोड़ की मार्केट कैप का है, एक जस्ट फॉर एग्जांपल, या 10,000 करोड़ की जो भी मार्केट कैप का है, और मेरा धंधा मुझे मानो 1000 करोड़ की मार्केट कैप में मानो 100 करोड़ कमा के देता है। एबिटा जो टीवी पे आता है कि एबिटा इतना ग्रो हो गया क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर, ये हो गया वो हो गया। अब एबिटा के अंदर जो डीए का कंपोनेंट है, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, मैंने कोई कैपेक्स किया, मैंने किसी से कोई ब्रांड परचेज़ किया जिसकी मेरे बुक्स में गुडविल आ गई, या कोई एसेट आ गया जिसको मुझे डेप्रिशिएट करना है 10 साल के अंदर एज अकाउंटिंग एंट्री, अभी राजू जी ने बोला, और सच में मेरे प्लांट के अंदर वो मेरा जो एसेट है वो 10 साल में सड़ जाएगा, गल जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। जैसे जैसे वो उसकी लाइफ आगे बढ़ती जाएगी उसकी एफिशिएंसी कम होती चली जाएगी, राइट? अब ये जो डीए है, मानो मैंने 1000 करोड़ की मार्केट का मुझे 300 करोड़ की कमा के दे दी, तो मुझे बड़ा सस्ता लग रहा है, लेकिन वो 300 करोड़ में से डीए मानो 50 करोड़ का है, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन, लेकिन वो 50 करोड़ तो मैं धंधे से निकाल ही नहीं सकता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी प्लांट एंड मशीनरी जो चलती रहे और उतना ही यूनिट बनाती रहे और उतना ही मैं माल बेचता रहूँ और पैसे कमाता रहूँ, तो मुझे वो 50 करोड़ वापस उसकी रिपेयर मेंटेनेंस में खर्च करना ही पड़ेगा। जैसे जिम में हम जाते हैं, ट्रेडमिल पे भागते हैं,
जब तक हम ट्रेडमिल पे भाग रहे होते हैं हम उसी पोजीशन पे स्टैग्नेट रहते हैं। मान लो अगर आपने ट्रेडमिल पे भागते भागते आपने ट्रेडमिल की स्पीड कम नहीं करी और आप रुक गए तो क्या होगा, ट्रेडमिल आपको पीछे फेंक देगा, आपको चोट लगेगी। इसी तरीके से अगर मैंने डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन का पैसा वापस धंधे में खर्च नहीं किया तो मेरा धंधा स्लो हो जाएगा। So this is the main reason why Warren Buffett has called EBITDA as bullshit earnings. Number 2, why this is bullshit earnings? इसमें एक कंपोनेंट आ रहा है इंटरेस्ट का, जो EBIT में भी आ रहा है। इंटरेस्ट क्या होता है, मेरा बिजनेस कैसे कैपिटलाइज्ड है, मतलब इक्विटी पोर्शन कितना है और डेट पोर्शन कितना है। मार्केट आपको पता है दो चीज़ पे चलता है, एक तो प्रॉफिट ग्रोथ पे और एक उसकी प्राइस टू अर्निंग्स पे, पीई पे। पीई का मतलब क्या होता है, परसेप्शन अपॉन अर्निंग्स। कोई लोग बोलते हैं कि पीई 20 या 25 के ज़्यादा है तो महंगी है, कोई लोग बोलते हैं कि पीई 70-80 है तो मतलब मार्केट ग्रोथ अज्यूम कर रहा है, कोई लोग बोलते हैं कि पीई अगर 50 की है तो 50 साल लगेंगे इस अर्निंग्स को कमाने में, धंधे में। सबकी अलग अलग डेफिनेशन है। पीई क्या होता है, पीई इज परसेप्शन अपॉन अर्निंग्स। आज की जो मेरी अर्निंग्स है, कल की मेरी अर्निंग्स कितनी आएंगी उसका क्या एस्टिमेट है, क्या परसेप्शन है, उसका क्या विचार है एनालिस्ट कम्युनिटी का या प्रमोटर का या किसी भी का। तो दैट इज़ पीई। और पीई को डिटरमाइन करने का एक मेजर फैक्टर आता है कर्जा। अगर मेरा धंधा इतना ही अच्छा है और आगे जाके इतनी ही अर्निंग्स आने वाली है और उसको चलाने के लिए अगर सब कुछ अच्छा है, तो आज जो मैंने कर्जा लिया, कल आने वाली कमाई से मैं ये कर्जा मुझे जल्दी से जल्दी चुकाना चाहिए। एबिडा आपका ये चीज़ इग्नोर करता है कि आपका धंधा कैसे कैपिटलाइज्ड है, कितना परसेंटेज आपकी इक्विटी है, कितना परसेंटेज आपका डेब्ट है। इसी को देख लेते हैं। मैं रैंडम कंपनी है, यहाँ पे अगर मैं 5721 + 15 करूँगा और यहाँ 348 करूँगा तो मुझे ये चीज़ समझ में आती है कि मेरा जो धंधा है ये यहाँ पर कर्जे का कंपोनेंट बहुत कम है कंपेयर टू माई इक्विटी जो सामने दिख रहा है। अगर मैं टाटा स्टील में चला जाता हूँ, दिस इज नथिंग टू से कि टाटा स्टील इज़ गुड और बैड, जस्ट सिंपल थिंग। अगर मैं यहाँ टाटा स्टील में चला जाता हूँ तो यहाँ मेरा 90,000 का या 72,000 का यहाँ मेरा इक्विटी है, प्लस दिस इज़ माई नंबर ऑफ शेयर्स। नाउ दीज शेयर्स आर इशूड ऑन अ प्रीमियम, जो इसके अंदर एडेड है। मैंने ये जो शेयर इशू करे हैं, दीज आई इशूड ऑन अ प्रीमियम फ्रॉम द इनिशियल डेज, जो सिक्योरिटी प्रीमियम मेरा रिजर्व के अंदर एडेड है। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल टेक दिस नंबर, ऐड दिस नंबर एंड आई विल डिवाइड बाय दिस नंबर। अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो यू विल ईजिली गेट टू नो कि द सम ऑफ दीज टू इज लेस देन दिस। इसका मतलब इस धंधे के अंदर मेरे कर्जे का कंपोनेंट ज़्यादा है, ठीक है। अब इस पैसे से मैंने किया क्या, इस पैसे से मैंने फिक्स एसेट को किया हुआ है। मतलब अगर आपके दिमाग में आप एक तराजू इमेजिन कर सकते हैं, तराजू में मैंने ये 3 चीज़ें डाली हैं, 1, 2 और 3, और दूसरी साइड तराजू में क्या है, ये और ये सब चीज़ें। तराजू का लेफ़्ट साइड का टोटल और राइट साइड का टोटल बराबर है, ये हमेशा बराबर रहेगा। अब तराजू में ये पैसा तो मेरा है और ये मैंने बैंक से ले रखा है, ठीक है। तो कितना परसेंट है, इसीलिए एबिडा जो आपका यहाँ पर है ये इसको भी इग्नोर करता है कि आपका धंधा कैसे कैपिटलाइज्ड है। तो अगर मेरे धंधे में कर्जा ज़्यादा है, साला इतना पैसा तो बैंक खा जाएगा इंटरेस्ट के रूप में, इतना पैसा तो मुझे डेप्रिसिएशन में मशीन को ठीक कराने में लग जाएगा। तो ये जो नंबर है ये इल्यूजन है। हो सकता है कि एक्चुअल में मुझे इसका 50% ही पैसा मिले। एज ए इन्वेस्टर मुझे क्या चाहिए, 2 चीज़ें चाहिए। धंधा मुझे साल में क्या कमा के दे रहा है और मैं इस धंधे से निकाल के घर क्या ले जाता हूँ, पॉइंट नंबर 1। दूसरी बात, साल 2 साल अगर इससे कमा के मैं इससे पैसा निकाल के घर नहीं ले जा पा रहा, वो इसी उम्मीद में कि 2 साल बाद या 3 साल बाद मुझे इसका हर्जाना मिले। मैं बहुत सिंपल भाषा में बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसी उम्मीद में कि मेरे 2 साल जो कमाई मैं निकाल के घर नहीं ले गया, मुझे इसका हर्जाना मिले। आज अगर मानो मुझे 50 करोड़ रुपये मिलता था तो 2 साल बाद मुझे मेरे धंधे में पैसा वहीं छोड़ दिया प्रमोटर के पास कि तू इस पैसे को लगा, इसको बढ़ा, धंधे को बढ़ा, और 2 साल तक मुझे 150 नहीं 200 करोड़ रुपये दे।
वो क्यों कि यार मानो अगर मेरे 50 करोड़ रुपये निकाल के ले जाता हूँ एज ए शेयर होल्डर साल के एंड में, और अगर बैंक की एफडी मुझे 5-6% भी ब्याज दे देती है, और मैं कुछ नहीं करता था, मैं तो निकम्मा आदमी हूँ, आलसी आदमी हूँ, वो पैसा मैं बैंक में डाल देता हूँ, एटलीस्ट मुझे 6% का ब्याज तो मिलना चाहिए। और अगर मैं इक्विटी में प्रमोटर के पास छोड़ रहा हूँ तो एटलीस्ट मुझे उससे 1.5 टाइम्स या 2 टाइम्स तो मिलना चाहिए। तो नाउ डज दिस मेक सेंस? और अगर साल के एंड में मैं पैसा निकाल के लेके ही नहीं जा पा रहा, तो मैं ऐसे ट्रेडमिल पे भाग रहा हूँ कि जब तक मैं भागता रहूँगा मैं उसी पोजीशन पे रहूँगा, और जैसे ही मैं थक जाऊँगा मेरी कहानी ख़त्म हो जाएगी। राइट? यस और नो? एनीबडी? ये थोड़ा सा जोर से बोलो, मेरे को आवाज़ नहीं आ रही। हाँ सर, परफेक्ट। ठीक है। सो दिस इज एबिडा। सो अवॉइड लुकिंग एट एबिडा। एक तो इसमें अदर इनकम जुड़ा हुआ है, एक इसके अंदर डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन है, जो मेरा एक रियल एक्सपेंस है, बट कहने को वो मैं कंपनी किसी को डेप्रिसिएशन का चेक काट के नहीं देती, पर खर्चा तो करती है। अब एक और चीज़, अगर आप मान लो कि मेरी मशीन की लाइफ 10 साल है, हो सकता है कि अकाउंटिंग एंट्री 10% आ रही है, पहले 3 साल में अकाउंटिंग एंट्री हो सकता है कि ज़्यादा डेप्रिसिएशन अमाउंट को डेबिट कर रही हो और इतना मेरा खर्चा नहीं हो रहा हो मशीन को ठीक कराने में। लेकिन जैसे जैसे वो मशीन पुरानी होती जाएगी, जैसे जैसे वो मशीन बुढ़ी होती जाएगी, वो जो एक्चुअल खर्चा है वो मेरी अकाउंटिंग एंट्री को क्रॉस कर जाएगा। और कंपनीज आपको अपने नोट्स टू अकाउंट्स में अपना डेप्रिसिएशन शेड्यूल, कि मेरा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या मेरी मशीन या मेरा जो भी है वो शेड्यूल देगी कितने साल में टेंटेटिवली ख़त्म होनी चाहिए। ठीक है? तो अगर मैंने वो मशीन्स पुराने ज़माने में ली हुई हैं और उसको काफ़ी साल हो गए और मेरी उसकी एफिशिएंसी गिरती चली जा रही है, तो वास्तव में मैं खर्चा ज़्यादा कर रहा हूँ, लेकिन बुक्स में वो कम आ रहा है लेटर पॉइंट ऑफ टाइम में। डेप्रिसिएशन के अलग अलग तरीके होते हैं, स्ट्रेट लाइन होता है, WDV मेथड होता है, अलग अलग तरीके होते हैं। तो फिर यहाँ पर एक एलिमेंट ऑफ कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि मैं इस नंबर को क्या पकड़ूं। अब एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, मान लीजिए 2 बिजनेसेस हैं या 3 बिजनेसेस हैं, वो तीनों एक ही इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, हो सकता है अलग अलग एरिया में काम कर रहे हो, एक ही जैसा प्रोडक्ट बना रहे हो और लगभग एक ही जैसे प्राइस के अंदर वो प्रोडक्ट बेच रहे हो। मोटा मोटा उनके मार्जिन्स जो हैं, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स, वो लगभग सिमिलर आ रहे हो मोटा मोटा, लेकिन जो उनके प्रॉफिट्स हैं, नेट प्रॉफिट्स, वो काफ़ी अलग अलग आ रहे हो। 2 बंदे तो हैं वो एक जैसा प्रॉफिट कमा रहे हैं, लेकिन एक बंदा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट कमा रहा है और उनके पास अदर इनकम भी नहीं है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? आप सोच के बताइए। तीन बिजनेसेस हैं, एक जैसा काम कर रहे हैं, एक जैसा प्रोडक्ट बनाते हैं, उनका क्या नेट प्रॉफिट अलग आ रहा है सर? एक का तो बहुत ज़्यादा आ रहा है और 2 का सिमिलर आ रहा है। क्योंकि जिसका ज्यादा आ रहा है उसमें इंटरेस्ट नहीं होगा ना सर? नहीं, सब में बराबर इंटरेस्ट है, सब में बराबर लोन लिया हुआ है। सर डेप्रिसिएशन में उन लोग हाँ। वो कर रहे हैं डिफरेंस। एक बंदा कहता है कि मेरी मशीन 20 साल में ख़राब होती है, दूसरा बंदा कहता है कि मेरी मशीन तो 5 साल में ख़राब हो जाती है। तो डेप्रिसिएशन में भी झोल झपाट किया जा सकता है। तो क्या हमारी समझ के लिए एज एन इन्वेस्टर, जब हम किसी बिज़नेस को पढ़ रहे हैं या किसी को समझ रहे हैं, तो क्यों नहीं हमारे को इंडस्ट्री में एटलीस्ट जो हमारा बिज़नेस है उसको, जो इंडस्ट्री का लीड टॉप 1 2 3 बिजनेसेस हैं, उसके डेप्रिसिएशन शेड्यूल से चेक करना चाहिए। मार्केट शेयर का हमने टास्क किया था कि किसका कितना मार्केट शेयर है। मानो मैं किसी धंधे में हूँ और 2 लोगों का डेप्रिसिएशन शेड्यूल एक जैसा चल रहा है और मेरा डेप्रिसिएशन शेड्यूल बिल्कुल ही अलग स्टैंडर्ड पे चल रहा है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, हाँ कि नहीं? क्योंकि डेप्रिसिएशन अगर मेरा कम होगा तो मेरी जो मशीन की एसेट की लाइफ है वो 10 साल की जगह मैं 20 साल दिखा देता हूँ। तो जो 10% डेप्रिसिएशन की वैल्यू कट रही है मेरे प्रॉफिट एंड लॉस में से, वो 5% ही कटेगी। सीधा सीधा मेरा 5% मार्जिन प्रॉफिट बढ़ जाएगा। राइट सर
यस सर। एक और चीज़ आप ध्यान रखिए, इसको बोलते हैं टॉप लाइन, इसको बोलते हैं मिडल लाइन, और इसको बोलते हैं बॉटम लाइन या प्रॉफिट। म्यूट कर लीजिए, मेरे को एको आ रहा है प्लीज़। तो ये हो गया आपका एबिटा, राइट। एबिटा मेरा कितना परसेंट है, मतलब मेरी सेल्स डिवाइड बाय माई एबिटा, और एबिटा मेरा कितना क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रो कर रहा है। ना दिस इज एबिट, EBIT। इंटरेस्ट की हमने बात करी, टैक्स की हमने बात करी, पर हमने इसमें इंटरेस्ट क्यों नहीं हटाया। और अगर मैं कह रहा हूँ कि आपको ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है और इसके अंदर से मैं अदर इनकम निकाल देता हूँ, तो 291 माइनस 28 इज नॉट इक्वल टू दिस नंबर। वाई? बेसिकली ये एबिट का जो फॉर्मूला है ना, यहाँ गलत है। वो गलत क्यों है, वो इसलिए गलत है बिकॉज ऑफ सी दिस, ये फॉर्मूला यहाँ पर होना चाहिए ये, राइट। मैंने यहाँ से दोबारा अदर इनकम को हटा दिया था फॉर सम कैलकुलेशंस। दिस इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स, PBT, विच इज़ योर K25 नंबर, विच इज़ दिस लाइन, प्लस योर इंटरेस्ट नंबर। दिस शुड बी योर एबिट, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। यहाँ पर अगर मैं कैपिटलाइजेशन को नहीं कंसिडर करता हूँ, टैक्स मेरे गवर्नमेंट के हिसाब से अलग हो सकते हैं, लेकिन डेप्रिसिएशन इज़ अ वेरी रियल एक्सपेंस, उस कंपोनेंट को हटा देता हूँ, तो दिस बिकम्स माई वन ऑफ द क्रूड मेट्रिक हाउ डू आई गो अबाउट रिलेटिव वैल्यूएशंस, विच इज़ योर अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। इसका हमने एबिटा में डिस्कशन अभी 2 मिनट पहले बात करी। उसी हिसाब से दिस इज़ योर एबिट एंड दिस इज़ योर मार्जिन ऑफ योर एबिट। कितना मेरा मार्जिन आ रहा है और कितना मेरा एबिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रो कर रहा है। सिमिलरली ये मेरा इंटरेस्ट है, कितना मैंने बैंक से कर्जा ले रखा है, कितना मैं बैंक को पेमेंट कर रहा हूँ। ये मेरा डेप्रिसिएशन हो गया एज पर अकाउंटिंग एंट्री, जिसका कि शेड्यूल मेरे को नोट्स टू अकाउंट्स में मिलेगा। ये मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो गया, हर चीज़ को मैं माइनस करता जा रहा हूँ, तो ये मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो गया। अगेन मेरा PBT का कितना मार्जिन है, कितने स्पीड से ग्रो या डी ग्रो कर रहा है। ये मेरा टैक्स अमाउंट हो गया। अगेन मेरा टैक्स इज दिस इज माई परसेंटेज ऑफ माई टैक्स एंड दिस इज़ माई नेट प्रॉफिट। नाउ हाउ डू यू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ टैक्स? क्या मैं टैक्स अमाउंट को सेल से डिवाइड करूँगा, जैसे मैं ऊपर अभी तक करता आ रहा था? बिकॉज बाकी तो सारे परसेंटेजेस हैं और मैंने आपको कहा कि मैं सेल से डिवाइड कर रहा हूँ। टैक्स तो प्रॉफिट से डिवाइड होगा ना, सेल्स से कैसे डिवाइड? टैक्स डिवाइड बाय प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स अमाउंट एज मेंशन्ड इन द P&L स्टेटमेंट। ठीक है, तो दिस इज माय नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। उसी हिसाब से ये मेरा मार्जिन आ गया, इसको मैंने सेल से डिवाइड किया, और ये मेरा नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स आ गया। और सेम चीज़ मेरा EPS क्वार्टर ऑन क्वार्टर कितना ग्रो कर रहा है, यहाँ पर वो एक्चुअली ईयर ऑन ईयर कितना ग्रो कर रहा है। एंड जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंपैरिजन, अगर मेरा सेल्स, ध्यान से सुनिएगा, 25% से नीचे है EPS, हालांकि सेल्स 25% से बहुत कम होता है जैसे ऊपर जाता है, मेरा EPS और मेरा सेल्स 25 से नीचे है, और आने वाले 2 क्वार्टर तक अगर मुझे थोड़ी सी भी अंडरस्टैंडिंग है बिजनेस की कि ये 20-25% से ज़्यादा ग्रो कर सकता है 2 क्वार्टर या 3 क्वार्टर, अगर आप ये चीज़ समझ पाते हैं किसी धंधे में, इसको पकड़ पाते हैं, आपके जितने भी ब्रेकआउट्स हैं, जितने भी वो चार्ट जो भाग जाते हैं स्टॉक, पागल हो जाते हैं स्टॉक, उसका एक मोटा एक वेरी वैलिड रीज़न ये होता है, the EPS and the sales, the percentage change on a YOY basis should be on an incremental trend, ठीक है, for at least 2 to 3 quarters, क्योंकि टेक्निकल एनालिस्ट जो होगा वो इसके अलावा कुछ भी नहीं देखेगा, और चार्ट में स्टॉक का प्राइस ऊपर जाना नीचे जाना एक हाइपर सेंस एक्टिविटी होती है जो रिजल्ट आने के आसपास शुरू हो जाती है, बाद में उसको डीपली समझा जाता है क्या होता है क्या नहीं होता। इसीलिए
एक दो दिन स्टॉक ऊपर जाने के बाद कभी कभार अगर रिजल्ट नहीं समझ में आए तो वो प्राइस ठोक दिया जाता है। ये बेसिक एक क्वार्टरली स्टेटमेंट कैसे इस शीट के अंदर स्ट्रक्चर किया हुआ है। यहाँ पर मेरा प्राइस आ गया, यहाँ पे मेरा मार्केट कैप आ गया। अभी ये चीज़ क्या मैंने बना के रखी है, ये मैं आपको बताता हूँ क्या बना के रखी है। यहाँ मेरा प्राइस आ गया, यहाँ मेरा मार्केट कैप आ गया। यहाँ पे ग्रोथ बॉक्स है, कैगर ग्रोथ, 10 क्वार्टर में कितना ग्रोथ आ रहा है, 7 क्वार्टर में कितना आ रहा है, 5 क्वार्टर में कितना आ रहा है, 3 क्वार्टर में कितना आ रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मेरे मोर और लेस काफ़ी स्टेबल हैं। पैट मेरा कैगर कितना ग्रो कर रहा है और पीबीटी मेरा कैगर कितना ग्रो कर रहा है। टीटीएम माने पिछले 12 महीने, ट्रेलिंग 12 मंथ्स। सो अब आप कोई जब भी आप ये शीट यूज़ करेंगे, कोई भी आप नंबर किसी भी कंपनी का देखना चाहेंगे तो ये सब चीज़ें आपको ऑटोमेटेड ओके मिलेंगी। सिंपल टिल हियर, एनी कन्फ्यूजन्स? No, sir. ठीक है, It is fine. It is fine. अच्छा ये मैंने यहाँ लिख के रखा है वाई ओ वाई ग्रोथ एंड वाई ओ वाई ग्रोथ, इन दोनों का ईपीएस है ना। दिस यहाँ तक हमारा क्वार्टरली चल रहा था। नाउ वी कम टू दिस वाई ओ वाई बॉक्स। नाउ दीज आर माई लास्ट 4 क्वार्टर्स, 1 2 3 4। नाउ ये मैंने येलो इसलिए करके रखा है कि जब भी जो रिपोर्टेड नंबर्स आएंगे जब मैं देखूँगा, सो दीज वुड बी माई करंट रिपोर्टेड नंबर्स। सितंबर 21 से मैं सितंबर 20 को मैच कर रहा हूँ, इसी हिसाब से पिछले क्वार्टर्स को मैं उनके रिलेवेंट क्वार्टर से मैच कर रहा हूँ, राइट। सेल्स मेरा क्या था, क्या हो गया, कितना परसेंट से बढ़ गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या था, क्या हो गया, कितना परसेंट से बढ़ गया। पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मार्जिन कितना था, जो हमने यहाँ देखा मार्जिन, ये वाला मार्जिन। और उसके बाद अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मार्जिन कितना हो गया, कितने बिप्स से बढ़ गया। आपको ये चीज़ें टीवी पे मिली होंगी, इंक्रीज बाय सो मेनी बिप्स एंड डिक्रीज बाय सो मेनी बिप्स। 1% इज इक्वल टू 100 बिप्स, राइट। अगर मेरा ग्रोथ भी आ रही है लेकिन ये जो बिप्स है ये ज़्यादा गिर रहा है या ज़्यादा बढ़ रहा है, तो वहाँ मेरा अटेंशन ज़्यादा जाना चाहिए। सिमिलरली दिस इज माई एबिटा, व्हाट इज़ द परसेंटेज, क्या पहले था अभी कितना हो गया, पैट, एंड दिस इज़ द ईपीएस। सो दीज आर माई 4 क्वार्टर्स ईयर ऑन ईयर। देख लीजिए, समझ लीजिए, कोई डाउट हो तो मेरे को पूछ सकते हैं। अभी रिपोर्टेड क्वार्टर में मेरी सेल्स जो 16% से बढ़ी, मेरा जो दिस इज़ माई ऑपरेटिंग प्रॉफिट 4% से बढ़ा, लेकिन माई ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन वेंट डाउन बाय 266 बिप्स, राइट। सो ओनली लुकिंग एट दिस कि मेरा ओपीएम बढ़ गया या मेरा एबिट बढ़ गया या एबिटा बढ़ गया, एंड नॉट लुकिंग एट द मार्जिन इज ऑल्सो रॉन्ग। सिमिलरली जो मेरा एबिटा था वो 352 बिप्स से गिर गया, जो पिछले इतने क्वार्टर्स में नहीं गिरा। अगर मैं देखता हूँ तो पिछले 3 बार से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा थोड़ा करके गिर रहा है। सेल्स बढ़ रही है लेकिन थोड़ा थोड़ा करके गिर रहा है। क्यों गिर रहा है, क्या इसका रीज़न है, वो हमारे को जानना ज़रूरी है। अब ये नंबर्स यहाँ पर क्या हैं, ये क्यों हैं, ये भी डिस्कस करेंगे, यहाँ क्यों रखे हुए हैं, ठीक है। तो दिस इज़ माय ईयर ऑन ईयर बॉक्स। एनी कन्फ्यूजन्स इन दिस? सर जो रिजल्ट्स आते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर, जब भी रिजल्ट्स आते हैं और वो कंपैरिजन आता है जो हर मीडिया में, वो यही कंपैरिजन रहता है ना। हाँ, हाँ। लास्ट ईयर के हाँ हाँ, वो एक वो आपको ये कंपैरिजन है, ये हमेशा यही रहेगा। और आपको पिछले 3 कंपैरिजन्स देखने तो यहाँ पर आ गए, और इसी चीज़ को अगर आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखना तो ये 2 लाइन्स है, राइट। ओके, नाउ दिस इज़ कैपिटल एम्प्लॉयड। ये मैंने कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ क्यों रखा हुआ है, दिस कैपिटल एम्प्लॉयड इज़ थोड़ी सी प्रॉब्लम है। कैपिटल एम्प्लॉयड जो होता है वो हमारे को 6 महीने में पता चलता है, क्योंकि
गवर्नमेंट ने मैंडेट किया है कि कंपनी को 6 महीने में बैलेंस शीट और कैश फ्लो देना पड़ेगा। हर क्वार्टर हमारे को पता नहीं चलेगा, ठीक है। और कैपिटल एम्प्लॉयड, अगर मैं स्क्रीनर में ये फाइल को एक्सपोर्ट करूँगा, सितंबर की बैलेंस शीट तो ये आ गई, लेकिन जब मैं इसको एक्सपोर्ट करूँगा ये बैलेंस शीट डेटा शीट में नहीं आएगी। ये बैलेंस शीट है, सितंबर की नहीं आएगी, ओके। और अगर मुझे इस कैपिटल एम्प्लॉयड को यहाँ रखना है, जिसकी कि बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है, तो मुझे कौन सा नंबर लेना पड़ेगा? पिछले ईयर एंडिंग का, विच इज़ माई मार्च का नंबर, ये वाला नंबर, ठीक है। तो दिस इज़ माई कैपिटल एम्प्लॉयड, दिस इज़ माई कैपिटल टर्न। कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज़ कैपिटल टर्न? How many times the capital has been rotated? To do what? Business? What business? You are close but not to the mark. It's The equity which has been churned twice? No. Okay. You are close but not absolutely right. It is, sir, it is basically to tell you for every 1 rupee of capital employed, how much of money you have been able to generate. Money, profit, Sales you are able to generate. sales. Yes, sales. So this is every 1 rupee of capital, how much of sales you are able to generate, right? This is my material to sales, मतलब जितना मेरा raw material लगा to sales. This line screener will give me over here. कहाँ गया? This line screener will give me over here expenses. This is that line, material cost, right? This is PI, this is some other company. चलो, तो इसके अंदर मैंने सारी चीज़ें ऐड करी हैं, केवल वो मटेरियल नहीं, बाकी की जो एक्स्ट्रा खर्चे हैं, एम्प्लॉय कॉस्ट, ये सब चीज़ें, वो सब इसमें ऐडेड हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट और एस्पेक्ट ऑफ दिस क्वार्टरली शीट इज TTM ROCE, एंड दिस नंबर is not found anywhere in any databases. Now I don't say this number is correct or this number is wrong, but at least gives me some direction of what is happening. This is my TTM ROCE. How this is computed? Return on capital employed. तो मेरा डिनोमिनेटर तो मेरे को यहाँ से मिल गया, दिस इज़ माई डिनोमिनेटर. Where is my numerator? My numerator is my PBT plus interest, profit before tax plus interest, which mota means this number, core return of the business. So this is my ट्रेलिंग 12 मंथ, हर 3 महीने की ROC. वाई दिस नंबर इज़ सो लो? बिकॉज ये जो मेरा डिनोमिनेटर है, जो स्क्रीनर मेरा सितंबर की बैलेंस शीट नहीं निकाल रहा है, दिस नंबर नहीं आ रही है. आई एम यूजिंग द बेस ऑफ द ईयर एंड डिवाइडिंग इन द न्यूमरेटर, आई एम डिवाइडिंग द क्वार्टरली नंबर्स. क्या ये नंबर टू द डेसिमल पॉइंट सही है? आई कैन नॉट से. क्या ये नंबर टू द डेसिमल पॉइंट गलत है? आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट. आई एम इंटरेस्टेड इन लुकिंग एट द ट्रेंड एंड द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ द नंबर्स, नॉट टू द एग्जैक्ट डेसिमल पॉइंट. Right? Why this number is important? We will have a look. Now, EPS 5 quarter trend. किसी क्वार्टर में कोरोना आ गया, किसी क्वार्टर में मोदी जी ने नोटबंदी कर दी, किसी में क्या हो गया, किसी में क्या हो गया. तो एक 5 क्वार्टर का एवरेज देखने के लिए कि मेरा स्मूदनिंग ट्रेंड क्या चल रहा है, उसी हिसाब से मेरे 2 क्वार्टर की एवरेज सेल्स और 2 क्वार्टर का मेरा एवरेज EPS, सिर्फ थोड़ा सा उसको स्मूथ करने के लिए, फ्लिप फ्लॉप्स और हिचकोले जो होते हैं उसको हटाने के लिए. अब जैसे मैंने यहाँ QOQ बॉक्स देखा था, यहाँ मेरा YOY बॉक्स आ गया. सारी चीज़ें सेम हैं. ऊपर QOQ था, ये चीज़ हम यहाँ पर भी देख चुके हैं अलग रिप्रेजेंटेशन में. ये चीज़ यहाँ पे आ गई, YOY बॉक्स. कितना सेल्स बढ़ी, क्या परसेंट से बढ़ी, कितना ऑपरेटिंग प्रॉफिट, कितना मार्जिन, साल में कितना बढ़ा, EBITDA, EBIT, PBT, प्रॉफिट, सारी वो चीज़ें हैं. एक्सपेंसेस कितना बढ़ा और मेरे इंक्रीमेंटल मार्जिन्स कितने हैं.
जो हमने यहाँ पर ये रेड लाइन में देखा था, राइट। अब ये इस लाइन का मतलब क्या है, ये क्यों करा, इसका रीज़न क्या है, या इस लाइन का रीज़न क्या है, ये करने से क्या मिल रहा है। कोई भी डेटाबेस या कोई भी चीज़ आपको ये चीज़ नहीं करके देता। व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दिस, बेसिकली दिस वन। ये मैंने क्यों करा, Sir, to see the trend. नहीं वो तो See the trend of operating margin increment लास्ट ईयर से कंपैरिजन दूसरे साल से तीसरे नहीं। इंक्रीमेंटल नहीं 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 नहीं, इसका मतलब ये है, सिंपल बताता हूँ आपको। इसका मतलब ये है, मान लो ये कंपनी का यहाँ पे सेल्स 2800 करोड़ था, यहाँ पे 3300 करोड़ हो गया, यहाँ पे 4500 करोड़ हो गया। अगर इसका सेल बढ़ा तो सेल बढ़ाने के क्या तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि जो मैं प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, जितने नंबर ऑफ़ यूनिट्स बेच रहा हूँ, या तो मैं उसका प्राइस बढ़ा दूँ, ठीक बात है, या फिर मैं नंबर ऑफ़ यूनिट्स बढ़ाने की अपनी क्षमता बढ़ा लूँ और उसको सेम प्राइस पे बेचता रहूँ, तभी तो मेरी सेल बढ़ेगी। दो ही चीज़ के, यूनिट एंड प्राइस पर यूनिट। अगर मुझे अपनी क्षमता बढ़ानी है तो हमने कैपेक्स सेशन में देखा था कि कैसे कंपनी कैपेक्स करती है, और यहाँ से 988 करोड़ से ये 2100 करोड़ के मेरे एसेट्स हो गए, तो मैंने अपनी क्षमता बढ़ा ली, राइट। अब ये जो इंक्रीमेंटल ऑपरेटिंग मार्जिन है, ये आपको एक ये हिंट देगा, चेंज इन सेल्स माइनस माई चेंज इन एक्सपेंसेस। इसका मतलब ये हुआ, अगर तो मैंने अपनी क्षमता बढ़ाई है, कैपेक्स किया है बिजनेस को बढ़ाने के लिए, ग्रो करने के लिए, जो एक्स्ट्रा पैसा मैंने लगाया है वो मेरे को कितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट मार्जिन कमा के दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये नंबर देखो आप, ये कितना नंबर है, 19%, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना है मेरा, मार्च 21 ना, हाँ मार्च 19%, 20 हाँ 19%। यस यस जो 23 से गिर के 24 से गिर के 19 पे आ गया। नाउ व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर, मैं एक्स्ट्रा जो मैंने पैसा लगाया है खर्चे में, वो मेरे को 35 एंड 34% जनरेट करके दे रहा है। अगर तो मेरा कैपेक्स वहाँ पे जाता जाता कंप्लीट हो गया और स्टार्ट हो गया, इसका मतलब ये है कि फॉर द नेक्स्ट ईयर माई मार्जिन्स विल इंक्रीज एंड प्रोबेबली माई सेल्स विल स्टार्ट इंक्रीजिंग। यहाँ पे मेरी सेल्स फ्लैट थी, मे बी बिकॉज ऑफ सम इशूज, बट माई मार्जिन्स इंक्रीज्ड एंड द नेक्स्ट क्वार्टर सी व्हाट डिड हैपन। Now this thing does not mean कि मैं देख लूँ कि यार दिस नंबर इज ग्रेटर देन दिस नंबर, सो मेरा अगला क्वार्टर अच्छा आने वाला है, नहीं। तो दिस थिंग गिव्स मी एन इंडिकेशन कि मैंने जो एक्स्ट्रा पैसा लगाया है धंधे में, दैट इज जनरेटिंग 35% रिटर्न, एंड दैट 35% रिटर्न विल एट सम पॉइंट ऑफ टाइम गो एंड ब्लेंड, मतलब मिक्स हो जाएगा विथ माई ओरिजिनल नंबर। And when this thing happens, and when this new capex or my new plant or my increase of my prices takes place, gets stabilized in the next 1 or 2 quarters, I am going to shoot up in sales and probably shoot up in margins. Now I don't know, have any idea, because this is a random company which I have picked up in front of you from March 21 till September 21. ठीक है, there has been a re-rating, breakout of sales and breakout of margins, which gave me an indication 2 quarters earlier, right? अब आप लोग सिस्टम पे बैठे हैं, सिर्फ पीआई इंडस्ट्रीज का मार्च 21 से लेके सितंबर 21 या उसके एक महीना आ गया बिकॉज ऑफ द रिपोर्टेड नंबर्स। सिर्फ आप चार्ट देखो,
तो कितना महीना हो गया ये, मार्च 21 से। आई ओपन अ 5 ईयर चार्ट, फरवरी, ये मार्च का मेरा रिजल्ट कब आएगा, मोटा मोटा अप्रैल मई में, मोटा मोटा ये मेरा अप्रैल मई, मैंने तो ये यहाँ पकड़ लेता हूँ। 2500 का स्टॉक आपका 3500 होके आ चुका है। एंड व्हाट इज दिस मंथ, सितंबर। वाई बिकॉज आई वॉज गेटिंग the extra money invested in the business is doing something good. Now whatever extra they are putting up is doing similar things. I want to find this disparity, और इस disparity के आने से पहले जो उसके पहले होगा that would be a low number, and here my sales did nothing. And if you are all chartist and super in technical analysis, see this big spike in volume. किसी को तो पता था कि धंधा कुछ अच्छा कर रहा है। Now another important point, this is not a holy grail. क्या हमारे को इस चीज़ से थोड़ा सा भी इंडिकेशन मिलता है बिग रिटेल इन्वेस्टर्स कि हम इस चीज़ को यूज़ करके एटलीस्ट इन 2 क्वार्टर्स की या इसके पहले के क्वार्टर्स की कॉन कॉल को स्टडी कर सकते हैं? बिकॉज हो सकता है कि इस पीरियड में मेरे को एनुअल रिपोर्ट ना मिली हो। चलो ये तो मार्च का क्वार्टर है, यहाँ तो मिल गई होगी अप्रैल मई में। इन क्वार्टर्स में मुझे एनुअल रिपोर्ट ना मिली हो, या मैं कॉन कॉल्स में जाके कम से कम ये तो पता कर सकता हूँ, या ब्रोकर रिपोर्ट्स में जाके ये तो पता कर सकता हूँ। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन ये 20% टारगेट या 25% टारगेट, वो सब फालतू की बात है। आई एम इंटरेस्टेड इन व्हाट द बिजनेस इज एक्चुअली डूइंग, व्हाई दिस हैज़ बीन एबल टू जनरेट इंक्रीमेंटल ऑपरेटिंग मार्जिन्स विथ सो मच ऑफ डिस्पैरिटी। और अभी तक अगर आपको ये चीज़ समझ में आ रही है कि वी हैव टू लुक एट डिस्पैरिटीज़ टू गेट टू सम इनसाइट्स कि साला मुझे रिपोर्ट या मुझे कहाँ जाके क्या पढ़ना है, रादर देन रीडिंग एवरी डैम थिंग वर्ड टू वर्ड, बिकॉज वी नीड टू रिस्पेक्ट आवर टाइम ऑल्सो। Is this useful? Never heard of before? Yes, sir. So what I understood, sir, just correct me. What you are saying, find out something unusual thing, and from that unusual thing, you look for unusual profit which retail investor doesn't get. Yes. Is it right? Yes. Okay. And when we Thank you. and when we get these disparities in the number and these unusual things, that is the time we have to go and check. So ठीक है guys, I'll close here for the day and I'll pause recording.